गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक्चुअली जो ज्योमेट्री वर्ड है आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री हिंदी में जिसे हम ज्यामिति बोलते हैं क्या होता है। ज्योमेट्री वर्ड जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है इसका जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, और जो सेकंड वर्ड है वो है मेट्रियन। मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री वर्ड जो आया है वो आया है जियो प्लस मेट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रियन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो जब भी हमें अर्थ को मेजर करना पड़ता है तो जिस चीज के लिए मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच का हम यूज करते हैं वो क्या है, वो है ज्योमेट्रियन। ये है अर्लियर एजेस में, मतलब कि प्रारंभिक समय में ज्योमेट्री का इसी तरीके से यूज किया गया था। लेकिन आज की मैथमेटिक्स में ये बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज की जा रही है। तो ज्योमेट्री किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई उसके लिए हम चलते हैं पहले के समय में। जो पहले की सभ्यताएं थी, जैसे इजिप्ट थी, बेबीलोन थी, इंडिया हो गई, चाइना हो गई और ग्रीस हो गई। ये सभ्यताएं बहुत पहले बहुत ज्यादा विकसित थी। कुछ भी प्राकृतिक ऐसे कारण हुए कि ये सभ्यताएं जो खत्म हो गई, लेकिन उस समय जो इन्होंने डिस्कवरीज करी थी कुछ बुक्स के फॉर्म में आज हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले की सभ्यताएं बहुत ज्यादा विकसित थी और उनके पास ज्योमेट्री का नॉलेज था। तो पहले जैसे हम इजिप्ट की सभ्यता देखते हैं, इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन था, तो इजिप्ट में जो मिस्र में नील नदी है, नील नदी में क्या होता था कि जब फ्लड आती थी, बाढ़ आती थी, तो नील नदी के किनारे जो फार्म थे, खेत थे, उनकी बाउंड्रीज जो है खत्म हो जाती थी। और जब वो बाढ़ का पानी चला जाता था तो किसी को ये नहीं पता चलता था कि कौन सा खेत किसका है और कितना है, किसी को ये पता ही नहीं चलता था। तो जमीन को किस तरीके से मेजर किया जाए, वहां से इसकी आवश्यकता अपन को पता चली कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस हो, कुछ ऐसी युक्ति हो जिससे कि हम जमीन को मेजर कर सकें, तो हम जो है अपनी अपनी जमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरी है, ये किसी और की है। तो वहां से जो है ज्योमेट्री की अपन को आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि मिस्र के पिरामिड है, गीजा के पिरामिड है, ये बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड हैं जो कि आयताकार रेक्टेंगुलर जो है पत्थरों से मिलकर बनाए गए हैं। तो वहां पे उन लोगों को पता था कि किस तरीके से हमें रेक्टेंगुलर जो है पत्थर काटने हैं और किस तरीके से, साथ में उन्हें यह भी पता था कि उनका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा। एक जो ट्रंकेट पिरामिड है उसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, ये उनको जानकारी थी। तो इस तरीके से ज्योमेट्री वर्ड का जो है तो प्रादुर्भाव हुआ, ज्योमेट्री वर्ड बना। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हुए। तो इसमें जो डेवलपमेंट थे, अगर हम इंडिया की बात देखें तो इंडिया में क्या है कि जो डेवलपमेंट इसमें हुआ वो जब अंग्रेज यहाँ पे आए या बाहर के आक्रांत आए तो हमारी जो बुक्स उन लोगों ने जला दी, तो उतना ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि पहले जो है भारतीय सभ्यता ज्योमेट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। जैसे कि पाकिस्तान और जो सिंध प्रदेश है जहाँ पे जब खुदाई हुई और वहां पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो अपन को सिविलाइजेशन के सबूत मिले, वहां से अपन को पता चलता है कि आज से लगभग 3000 बीसी पूर्व, मतलब 3000, मतलब ईसा से 3000 साल पहले इंडिया के पास ये नॉलेज था कि किस तरीके से जो है शहरों को बसाया जाए, किस तरीके से जो है रोड बनाए जाए, किस तरीके से स्क्वायर बनाए जाए। अब वहां पे उस समय जो है जो वहां का सिविलाइजेशन था, जो पब्लिक थी, उनको जानकारी थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से तैयार किया जाए। तो आज से नहीं बल्कि ईसा से 3000 साल पहले, 3000 बीसी पूर्व, बिफोर 3000 बीसी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई उससे पता चला कि उनको जो है ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ नॉलेज था। इसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 800 बीसी हमारे पास जो है एक ग्रंथ मिलता है इंडिया में जिसे हम बोलते हैं सुलभ सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों से?
सुलभ सूत्र में जैसे सूत्र मतलब क्या होता है, कुछ भी फॉर्मूले, सूत्र मतलब फार्मूला। तो सुलभ सूत्र मतलब कि आसान सूत्र, आसान फार्मूले, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमको करना है। वैसे तो इंडिया में देखा जाए कि बीसी 3000 बीसी पूर्व जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में अपन को पता चला कि जो है वो लोग ज्योमेट्री जानते थे। लेकिन अगर आप वैदिक काल में जाएंगे तो जो वेदीज बनती थी, जिसमें यज्ञ और हवन कुंड तैयार होते थे, तो किस तरीके से वो बनाए जाने हैं, नाप के बनते थे, तो उनको भी इस बात का नॉलेज था कि किस तरीके से वेदीज बनाई जाती हैं। तो इंडिया में जो है, इंडिया इसको लीड कर रहा था, इंडिया इसको ज्योमेट्री को और साइंस को लीड कर रहा था, और ये बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा आगे था। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा आगे था। 3000 पहले हमें जो चीज पता थी वो लगभग 800 बीसी पहले जो है किसको पता चली, थेल्स को। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो इसमें काम किया गया, ऑर्गेनाइज तरीके से जो डिस्कवरी की गई और उनको जो है लिखा गया बुक्स में, वो लगभग 8000 बीसी से चालू होता है। जो इसमें पहले मैथमेटिशियन थे वो थे थेल्स। थेल्स जो है ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और थेल्स ने सबसे पहले क्या बताया था कि एक जो सर्किल रहता है वो उसके डायमीटर के अलोंग 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि सर्किल का डायमीटर क्या है, उसको बाइसेक्ट करता है। ये किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे, जो उनके प्यूपिल थे, बहुत ही फेमस पर्सन थे, वो कौन थे, पाइथागोरस, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी थी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो आप सभी को पता है। तो इस तरीके से ये सब कहां पे चल रहा था, ये सब चल रहा था ग्रीक में, ग्रीस। तो ग्रीस में ये डेवलपमेंट चल रहा था, और साथ ही जो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में एक जो है प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे या मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो कौन थे, वो थे आपके यूक्लिड, जिसका चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यूक्लिड ने सबसे पहला काम किया था कि जितने भी ये जो रिचुअल्स चले आ रहे थे, जितने भी ये जो कहना चाहिए कि कथा कहानी चली आ रही थी, अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी ज्योमेट्रीज के फॉर्मूलेस थे या मेजरमेंट की टेक्निक थी, वो वर्बली एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दे रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो यूक्लिड्स थे, जो एक मैथमेटिशियन थे इजिप्ट में, उन्होंने जो है इन सभी को कलेक्ट करके एक बुक लिखी, ठीक है। और उस बुक में 13 चैप्टर थे, हर एक चैप्टर पे एक एक बुक उन्होंने लिखी, और इस बुक को उन्होंने नाम क्या दिया, एलिमेंट्स। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, बच्चों, क्या नाम दिया इसको, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है वो ज्योमेट्री की फर्स्ट बुक थी, और इस एलिमेंट्स में अभी तक जितनी भी कथा कहानी चली आ रही थी, जिसमें ज्योमेट्री को बताया गया था, और कुछ कुछ फार्मूले जो इधर उधर बिखरे हुए थे, उन सबको अरेंज करके उन्होंने एक बुक में लिपिबद्ध किया, उनको लिखा। तो एलिमेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, इन सबसे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं कि एलिमेंट्स किसकी बुक थी, यूक्लिड्स की बुक थी, और इसमें कितने चैप्टर है, 13। दूसरा जो सुलभ सूत्र है, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि सुलभ सूत्र क्या है। तो ये भी एक मैथमेटिक्स का एक बुक है जो कि इंडिया में थी, और इसके अंतर्गत भी क्या है, कुछ सूत्र को लिपिबद्ध किया गया है। और इसमें ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से, और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा मैथमेटिशियन कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये बच्चों, ये आप सभी को लोगों को दिमाग में रखना है। अब हम आते हैं यूक्लिड्स की डेफिनेशंस क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, यूक्लिड्स ने जो है कुछ डेफिनेशन दी थी, कुछ एक्सियोम्स दी थी, और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डेफिनेशन क्या है, एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। देखिए, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स लगभग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। संसार में कोई चीज जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, वो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के अंतर्गत आती है, और डेफिनेशन मतलब कि जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और वो उस पर फिट बैठती है, वो उस पर डेफिनेशन आती है। तो यूक्लिड्स ने क्या डेफिनेशन दी थी, वो अपन समझते हैं कि यूक्लिड्स ने पहली डेफिनेशन, एक्चुअली इसने 7 डेफिनेशन दी थी। 7 डेफिनेशन में जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो पॉइंट से रिलेटेड थी, उसके बाद की जो 3 डेफिनेशन थी वो लाइन से रिलेटेड थी, वो रेस्ट ऑफ द 3 डेफिनेशन थी वो सरफेस से रिलेटेड थी।
तो देखिए जो पॉइंट से रिलेटेड डेफिनेशन थी, उन्होंने पहली डेफिनेशन की थी कि पॉइंट क्या है, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पहली डेफिनेशन क्या थी? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। पॉइंट मतलब मेरे को बस अपना पिन इस पे रखना है। तो देखिए अब ये एक छोटा सा पॉइंट बना है, ना इसमें लेंथ है, ना इसकी विड्थ है, ना इसकी हाइट है, मतलब इसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो इन्होंने इसको पहली डेफिनेशन दी थी कि पॉइंट क्या है, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि जो लाइन है, लाइन देखिए मैंने क्या बताया, 3 डेफिनेशन लाइन से रिलेटेड है। तो पहली पॉइंट से रिलेटेड हो गई, दूसरी लाइन से रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया कि जो लाइन है वो क्या है, ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है। ब्रेथ क्या होता है, किसी चीज की चौड़ाई। यहाँ पे देखिए ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, नेग्लिजिबल है, लेकिन लेंथ इसमें है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है। थर्ड इन्होंने जो दी थी लाइन से रिलेटेड, वो क्या थी कि जो एक लाइन रहती है उसके एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो ये देखिए ये 2 एंड्स हैं, ये क्या आएंगे, इसके पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि फोर्थ डेफिनेशन में कि एक लाइन क्या है, एक लाइन इस तरह से होती है जो कि उसके पॉइंट पे पूरी तरीके से लाई करती, इवनली लाई करती है। मतलब कि अगर हम इस तरीके से पॉइंट बना रहे होंगे तो एक लाइन जो रहेगी इसके पॉइंट पे इटसेल्फ पूरी की पूरी आ जाएगी। कोई भी पॉइंट इस लाइन से ना बाहर होगा इस तरफ ना इस तरफ। तो एक लाइन इज दैट विच इज कंप्लीटली लाई ऑन द पॉइंट इटसेल्फ। ये इसकी क्या है, फोर्थ डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अपनी जो 3 डेफिनेशन और आएंगी वो आएंगी सरफेस से रिलेटेड। सरफेस से रिलेटेड फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, मतलब फिफ्थ, जो सरफेस रहती है, सरफेस में क्या होगा, एजेस रहती हैं इसकी। ये एजेस जो रहती हैं इसमें ये क्या होती है, लाइन होती है। फिफ्थ डेफिनेशन में उसने क्या बताया कि जो सरफेस की एजेस रहती हैं वो क्या रहती हैं, लाइन रहती हैं। और फिर उन्होंने क्या बताया कि सरफेस जो रहती है वो इन सभी लाइंस पे पूरी तरीके से कोइंसाइड करती है, इवनली उस पे बैठ जाती है। जैसे कोई ये लाइंस का क्या है, सेट है, तो एक सरफेस जो रहेगी पूरी की पूरी इसको कवर कर लेगी, मतलब इवनली इस पे आ जाती। 7th वाली की जो सरफेस रहती है उसमें लेंथ और विड्थ दोनों होती है। एक जो सरफेस रहेगी, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, सरफेस में लेंथ और विड्थ दोनों रहती है। तो इस तरीके से जो है यूक्लिड की 7 डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होती है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या आएगा कि एक तो दोनों टर्म जो है लगभग एक ही जैसे सेंस में यूज की जाती है। जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ रहती है उन्हीं में आपको हम एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। यूक्लिड ने एक्सियम्स वर्ड जो यूज किया था वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए किया था, और जो पोस्टुलेट्स वर्ड है वो मैथमेटिक्स की पूरी ब्रांच के लिए पोस्टुलेट वर्ड यूज किया गया था। तो इसकी जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स है वो हम देखते हैं। इसकी फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए कि अगर कोई चीज ऐसी है जो आपस में इक्वल है, ठीक है, सपोज ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, और आगे क्या बोलता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको हम इस तरीके से समझे कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होगी। ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोल रही है, देखते हैं अपन। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे हमारे पास 2 चीजें इक्वल हैं, 5 और 5, और इसमें हम 2 इक्वल चीजें ऐड कर देते हैं। सपोज हमने 5 + 2 कर दिया, इसमें भी 5 + 2 कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसकी सेकेंड पोस्टुलेट हो गई है, सेकेंड एक्सियम हो गई है। थर्ड क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल।
देखिए अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ 5 और 5 दो इक्वल्स हैं और इसमें से हमने क्या है कुछ इक्वल सब्सट्रैक्ट कर दिया है, सपोज 5 माइनस 3 कर दिया इधर और इधर भी 5 माइनस 3 कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 2 मिलेगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा मिटा के फिर से लिख देता हूँ। फोर्थ एक्सियम्स इसके देखिए, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज है, सपोज ये कॉइन है, अगर दूसरा कॉइन अपन लेके आते हैं और वो इस पे कॉन्साइड हो जाता है पूरा का पूरा इसी के ऊपर आ जाता है, तो दोनों कॉइन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कॉइन की जगह हम थिंग्स वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी जो दो चीजें हैं एक दूसरे पे कॉन्साइड हो रही है कंप्लीटली, तो वो चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिफ्थ देखिए इसकी एक्सियम्स, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो जनरल नॉलेज की चीज है। अगर हमारे पास कोई चीज होल है और इसका हमने एक पार्ट इतना कट कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने निकाल लिया, तो ये जो होल है वो इस पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका साइन हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ग्रेटर देन का। तो ये इसकी एक और पोस्टुलेट हो गई है। सिक्स क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। ये भी चीज बहुत सिंपल है कि अगर कोई थिंग है उसके डबल है तो वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए किस तरीके से, हमारे पास दो नंबर है 5 5 आपस में बराबर है, इसका हम डबल करते हैं मतलब 5 इंटू 2 और इसका भी डबल करते हैं 5 इंटू 2, तो मिलेगा 10 और 10 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। 7 देखिए, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कोई भी चीज का हम हाफ करेंगे दो बराबर चीजों का, तो देखिए 10 और 10 हमने दो ले लिए हैं, इसका हमने हाफ कर दिया 10/2 डिवाइड किया 5, तो ये भी आपस में क्या है, बराबर होंगे। तो इस तरीके से आपकी ये जो 7 एक्सियम्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। इसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा स्टूडेंट्स, उसमें मैं आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा और आपके जो पोस्टुलेट्स हैं वो पोस्टुलेट्स कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।